एक लड़का जो कि बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है, तेज तर्रार होता है, लेकिन घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से उसे जैसे तैसे मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करता है और अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और घर की माली हालत ठीक करने के लिए अपने शहर को छोड़ एक अनजान शहर में पैसा कमाने के लिए चला जाता है। जब वहां पर जाता है तो उसे अच्छा खासा नौकरी भी मिल जाता है, पैसा भी कमाने लगता है और जब उसका वेतन तनख्वाह मिलता था तो अपने घर पर भी भेजने लगता है। लेकिन अभी उसको गए वहां पर लगभग 1 ही साल बीते थे, तभी उसे उसकी मौत हो जाती है। कोई उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है और जब पुलिस इस केस के बारे में छानबीन करती है तो जो मामला सामने निकल कर आता है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ घटना है बिहार का ही एक जिला लगता है अररिया और इसी अररिया का रहने वाला सागर, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। सागर जो कि पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार होता है, लेकिन उसकी घर की माली हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए सन 2016 में ही वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और घर की माली हालत को ठीक करने के लिए लुधियाना शहर में चला जाता है और वहां पर एक एक्सपोर्ट कंपनी में उसे काम मिल जाता है। इसके बाद वो लुधियाना के ही फतेहगढ़ मोहल्ले में एक पाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन कुछ ही महीने के बाद वो अपने भाई श्रवण को भी वहीं पर बुला लेता है। श्रवण जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। दोनों भाई मिलकर वहां पर काम करने लगते हैं और उसी किराए के कमरे में रहने लगते हैं। मैं बात कर रही हूँ 9 अप्रैल 2017 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास, जब दोनों भाई अपने फैक्ट्री से काम करके वापस अपने रूम पर आते हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद सागर अपने भाई श्रवण से कहता है कि तुम खाना बनाओ, तब तक मैं छत पर से घूम कर आता हूँ। जब वो छत पर घूमने के लिए जाता है लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाला श्रवण के ही यानी कि सागर के ही गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका उम्र नाम संजय होता है, वो दौड़ते हुए श्रवण के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे भाई सागर के किसी ने हत्या कर दी है, जो कि छत पर पड़ा हुआ है। श्रवण जब ये बात सुनता है तो अपने भाई के पास जाता है, देखता है कि उसकी भाई बुरी तरह से जख्मी है और छत पर जगह जगह पर ब्लड फैली हुई है। इसके बाद उसे जल्दी अस्पताल लेकर जाया जाता है। जब अस्पताल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है और साथ में ही यह बात पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस अस्पताल आती है तो उस डेड बॉडी को मुआयना करती है तो देखती है कि सागर के शरीर पर कई गहरे जख्म है और साथ में उसके गले पर एक धारदार हथियार चला गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके सागर के भाई श्रवण से पूछताछ करने लगती है कि बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। इस पर श्रवण कहता है कि साहब हम दोनों भाई रोजाना की तरह शाम को अपने काम से वापस लौटे थे। हम खाना बनाने में लग गए और मेरा भाई छत पर जाके टहलने लगा, लेकिन 1 घंटे के बाद उसी बिल्डिंग का रहने वाला जिसका नाम होता है संजय, वो आकर बताता है कि तुम्हारे भाई की किसी ने हत्या कर दी। यह बात जब रोते रोते श्रवण बताते तो पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन में लग जाती है। पुलिस एक टीम तैयार करती है और टीम तैयार करने के बाद उसी पाली बिल्डिंग के अंदर जाती है, छत पर जाती है और उस जगह का मुआयना करने लगती है जहाँ पर हत्या की गई थी। पुलिस देखती है कि जो ब्लड है सब जगह फैली हुई है, साथ में छत की जीने पर भी ब्लड लगी हुई है। पुलिस उस घटना स्थल का मुआयना करके नीचे आती है तो पाली बिल्डिंग के सामने देखती है कि लगभग 2 दर्जन साइकिल खड़ी है। जब 2 दर्जन साइकिल देखती है पुलिस तो वहां पर देखती है कि उस साइकिल के पास एक चाबी भी है। इसके बाद पुलिस उस मकान मालिक से पूछताछ करने लगती है, जो कि बिल्डिंग का मालिक होता है। उसी बिल्डिंग के सामने अपने एक किराया दुकान खोल रखा था और उसी दुकान से उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे उसी दुकान से सामान लेते थे। वो मकान मालिक बताता है कि साहब ये सब जितनी भी साइकिलियां हैं, इस बिल्डिंग में लगभग 30 कमरे हैं और सभी कमरे में एक प्रवासी मजदूर रहते हैं, जो कि ज्यादातर बिहार के ही रहने वाले हैं और ज्यादातर सागर के ही गांव के ही अगल बगल इलाके के ही रहने वाले होते हैं। सब जब ये पूरी बात मकान मालिक कहता है कि ये सब साइकिल उन्हीं की है, इसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ थाने में चली जाती है और थाने में जाकर इस बात के लिए सोचने लगती है कि आखिर इसकी छानबीन कैसे की जाए। तभी पुलिस का दिमाग ठनकता है और फिर वो अपनी टीम के साथ पाली बिल्डिंग के पास आती है और सभी प्रवासी मजदूरों से कहती है कि जिसकी जिसकी साइकिल है अपनी अपनी साइकिलें हटा लो। सभी प्रवासी मजदूर अपनी अपनी साइकिलें हटा लेते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक साइकिल रह जाती है।
जब एक साइकिल रहती है तो पुलिस की जो उच्च अधिकारी होते हैं उस साइकिल को पुलिस को देते हैं, उस चाबी को पुलिस को देते हैं और कहते हैं कि इस चाबी लगाकर इस साइकिल को खोला जाए। जब पुलिस उस चाबी लगाती है तो साइकिल खुल जाती है। अब पुलिस उसकी साइकिल के बारे में पूछताछ करती है कि आखिर ये एक बची हुई साइकिल किसकी है। सारे मजदूर कहते हैं कि ये साइकिल हमारी नहीं है। इसके बाद जो मकान मालिक रहता है वो उसी जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया रहता है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसमें देखा जाता है कि एक आदमी जो कि बहुत ही तेजी के साथ उस पाली बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है और कुछ ही देर बाद उस पाली बिल्डिंग के से बाहर आता है, जो कि बहुत ही परेशान लग रहा होता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसका जो फुटेज होता है श्रवण को दिखाती है। श्रवण को जब फुटेज दिखाती है तो श्रवण उस आदमी को देखकर चौंक सा जाता है और कहता है कि साहब, इसको मैं जानता हूँ, ये हमारा चचेरा भाई है जो कि हमारे ही गांव का रहने वाला है, जिसका नाम होता है अशोक मंडल। और ये भी बताता है कि इस आदमी से मेरे भाई को कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था। इसके बाद तो न हम लोग उसके घर जाते थे और न ही वो हमारे घर आता था। जब श्रवण यह बात बताता है तो उसी के तहरीर पर पुलिस अशोक मंडल के घर जाती है, रूम पर जाती है, जो कि उसके रूम से कुछ ही दूरी पर रूम लेकर अपना काम कर रहा था और वो काम भी यही काम कर रहा था जो ये दोनों भाई काम कर रहे थे। जब वहां पर जाती है तो अशोक मंडल को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करती है तो अशोक मंडल बताता है कि हाँ, मुझे सागर से लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन उसकी हत्या मैंने नहीं की है। दरअसल जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन तो मैं इस इलाके में मौजूद भी नहीं था। इस पर पुलिस ये बात सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अशोक पूरी बात झूठ बोल रहा है। जब सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाती है तो अशोक मजबूर हो जाता है और बुरी तरह से वो फंस जाता है। वो चाहकर भी अब झूठ नहीं बोल सकता था। और जब पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो जो बात अशोक बताता है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल अशोक मंडल बताता है कि वो भी स्पोर्ट ही कंपनी में काम करता है और बहुत साल पहले उसकी भी घर की माली हालत ठीक नहीं होती है। वो ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और यहाँ पर काम करने के लिए आता है और स्पोर्ट कंपनी में काम करने लगता है। काम करते करते उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगता है, जिसके बाद वो ठेकेदारी का काम करने लगता है। जब ठेकेदारी का काम की शुरुआत करता है तो उसे बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है। जब बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो अपने ही गांव के कुछ लड़के को अपने पास बुलाता है और उसी में से सागर को भी अपने पास बुलाता है। जब सागर उसके पास जाता है तो सागर को अपने ही कमरे पर रखकर काम करवाने लगता है। सागर और अशोक दोनों एक साथ रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है तो सागर कुछ दिन बाद अपने भाई श्रवण को भी वहां पर बुला लेता है। अब तीनों एक साथ काम करते और एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन खाना बनाने की दिक्कतें होने लगती है। जब खाना बनाने की दिक्कतें होने लगती है तो अशोक मंडल अपनी पत्नी राधा, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होता है, राधा को बुला लेता है। जब राधा वहां पर आ जाती है तो खाने पीने की कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। राधा खाना बनाने लगती है और ये सभी लोग मिलकर अपना काम करने लगते हैं। लेकिन रिश्ते में राधा सागर का भाभी लगती थी, इसलिए अक्सर अपनी भाभी से मजाक कर लेता था। कभी कभी तो अशोक के ही सामने मजाक किया करता था, लेकिन अशोक इस बात को बुरा नहीं मानता था। लेकिन धीरे धीरे मजाक में ही कब सागर और उसकी जो भाभी होती है अशोक की पत्नी, दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है और प्रेम प्रसंग में चलने लगता है तो अपने ही घर में वो आपत्तिजनक स्थिति में संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। एक दिन अशोक उनकी काली करतूतों को देख लेता है। जब देख लेता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अक्सर सागर अपने किसी काम का बहाना बनाकर घर पर रह लेता था और देवर और भाभी दोनों एक साथ रंगलीला मनाते थे। लेकिन एक दिन जब अशोक उनकी करतूतों को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन बहुत ही समझदारी से काम लेता है। अशोक और सागर और अपनी पत्नी को बहुत ही समझाता है। जब काफी ज्यादा समझाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर अशोक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन अशोक के पीछे दोनों एक काम करने लगते हैं। फिर एक दिन अशोक उन दोनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस दिन जब देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अपने पत्नी को तो मारता पीटता ही है, साथ में सागर की भी पिटाई कर देता है और सागर उसके भाई को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। जब अपने कमरे से बाहर निकालता है तब जाके सागर इसी फतेहगढ़ मोहल्ले के पाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर किराए का कमरा लेता है और अपने भाई श्रवण के साथ रहकर काम करने लगता है। उधर अशोक अपनी पत्नी को गांव पहुंचा देता है
अब जब गांव पहुंचा देता है तो अशोक को लगता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों देवर भाभी जिस्मानी संबंध रिश्ते से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन आपस में मोबाइल कॉल पर बातें करने लगते हैं। जब बातें करने लगते हैं तो अशोक के गांव वालों को भी पता चल जाता है, जिससे कि अशोक का शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। और जब अशोक को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है। एक दिन वो ठान लेता है कि वो सागर को अच्छी तरीके से समझा कर रहेगा। एक दिन वो कॉल करता है 9 अप्रैल 2017 के शाम को और अशोक सागर से कहता है कि तुम कहाँ पर हो। सागर बताता है कि मैं अपने बिल्डिंग के छत पर हूँ। इसके बाद अशोक साइकिल से वहां पर जाता है और जाकर जब उस छत पर जाता है तो देखता है उसी समय सागर अशोक की पत्नी से बात कर रहा होता है और बात इतने गंदे तरीके से कर रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके पीछे से अशोक उसकी बातें को सुन रहा है। अशोक जब देखता है कि मेरी पत्नी से इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसी वक्त मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीदता है और हथियार खरीदने के बाद वो फिर साइकिल से उसी बिल्डिंग पर जाता है, उसी छत पर जाता है तो देखता है कि अभी तक अशोक सागर उसकी पत्नी से बातें कर रहा है। वह एक बार फिर सागर को समझाने की कोशिश करता है। जब सागर को समझाता है तो सागर उसके पत्नी के खिलाफ बहुत ही गंदे गंदे शब्द निकालता है, गंदी गंदी बातें करता है। इस पर अशोक को अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सागर के शरीर पर कई बार वार कर देता है और साथ में गले पर भी उस चाकू से वार कर देता है, जिससे कि सागर के मौके पर ही मौत हो जाती है। जब यह पूरी बात अशोक पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है और इसके बाद पुलिस अशोक को अपनी हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद न्यायालय जिला न्यायालय में भेज दिया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।